राजस्थान के भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा अधिगम के निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे जयपुर नगर के बारे में कि जयपुर नगर को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर दिया था और जयपुर नगर से जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें थी वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, जयपुर नगर से जुड़ी हुई जो अन्य बातें हैं उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों कि जयपुर में एक प्रमुख महल है जिसका नाम है हवा महल। जयपुर में एक प्रमुख महल बना हुआ है और जयपुर में जो प्रमुख महल बना हुआ है उस महल का क्या नाम है दोस्तों? हवा महल। और हवा महल से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है ये? जयपुर में स्थित है साहब। ये जो हवा महल है, इससे हवा महल का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ 1799 में। हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 में। और हवा महल का निर्माण जो करवाया ये करवाया दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने। किस राजा ने करवाया? सवाई प्रताप सिंह। आपने पढ़ा होगा कि सवाई प्रताप सिंह जयपुर का वह राजा था जिसके दरबार में सर्वाधिक विद्वान निवास करते थे। इनके दरबार में 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व 22 ही कहते हैं, 22 बरमार कहते हैं, 22 गुणी जनखाना कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख जो 22 विद्वान निवास करते थे वो किसके दरबार में निवास करते थे? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में निवास करते थे। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह जो थे, इन्होंने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़े संगीत सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें एक प्रमुख ग्रंथ की रचना की गई थी, राधा गीत गोविंद संगीत सार। इसके अलावा ये जो सवाई प्रताप सिंह थे ये खुद ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से कविताएं लिखते थे? ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि हवा महल तो जयपुर में है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी। 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों हवा महल में से एक प्रश्न आया था पीटीआई के पेपर में, एक प्रश्न आया था स्पेशल एजुकेशन 2nd ग्रेड के पेपर में और एक प्रश्न अभी लेब असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया। और जब मैं पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे। देखिए, हवा महल स्थित है जयपुर में, निर्माण हुआ 1799 में, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सबसे पहला जो प्रमुख प्रश्न ये आता है तुलनात्मक तरीके का कि हवा महल तो जयपुर में है, बताइए हवा बंगला कहाँ स्थित है। अगर प्रश्न आ जाए कि हवा महल तो जयपुर में है, बताइए हवा बंगला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों हवा जो बंगला है ये हवा बंगला स्थित है तिजारा अलवर में। कहाँ स्थित है ये? तिजारा अलवर में स्थित है साहब, ध्यान रहे। हवा महल तो जयपुर में है लेकिन हवा बंगला कहाँ स्थित है? तिजारा अलवर में। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन 2nd ग्रेड में प्रश्न ये पूछा गया कि हवा महल स्थित है। अब सब लोगों ने पढ़ रखा था, रट रखा था कि हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन दोस्तों जब परीक्षा में ये प्रश्न आया तो जयपुर ऑप्शन में ही नहीं आया। प्रश्न आ गया कि हवा महल कहाँ पर है और जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो लोग बड़े कन्फ्यूज हो गए। तो ध्यान रहे, एक हवा महल तो है जयपुर में और एक हवा महल है कोटा में। एक हवा महल कहाँ स्थित है? कोटा में। दूसरा तीसरा नहीं है, दोनों हवा महल है। जैसे तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, ठीक है। उसी प्रकार एक हवा महल जयपुर में है तो एक हवा महल कहाँ पर है? कोटा में। और सबसे लोकप्रिय जो हवा महल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? जयपुर वाला। तो जब परीक्षा में प्रश्न आया कि हवा महल कहाँ पर है, जयपुर ऑप्शन में नहीं आया, तो हमें क्या टिक करना था? कोटा। इसके अलावा इसी प्रश्न को घुमा के पूछ ले कि बताइए हवा महल जयपुर में है लेकिन राजस्थान के दूसरे हवा महल की संख्या, राजस्थान का जो दूसरा हवा महल हम कहते हैं, राजस्थान के दूसरे हवा महल की जो संज्ञा दी जाती है वो किस महल को दी जाती है? तो राजस्थान का जो दूसरा हवा महल कहा गया है वो कहा गया है दोस्तों खेतड़ी महल को। किस महल को कहा गया है? खेतड़ी महल। और ये जो खेतड़ी महल है ये स्थित है झुंझुनू में। ये कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। राजस्थान का जो दूसरा हवा महल कहा जाता है, जो पढ़ा जाता है, वो कहा जाता है खेतड़ी महल को। देखो ध्यान रहे, झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी जहाँ से प्राचीन काल से तांबा निकाला जाता है, वो अलग है। ये खेतड़ी महल है जो प्रॉपर झुंझुनू में बना हुआ है, इसे हम राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं।
तो हवा महल जयपुर में भी है, हवा महल कोटा में भी है, और दूसरे हवा महल की संख्या दी गई है खेतड़ी महल को, जो कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। अब आगे की बात करें तो जयपुर वाले हवा महल को विस्तार से हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जयपुर का जो हवा महल है, इसकी आकृति जो है पिरामिड नुमा है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। देखो जयपुर का जो हवा महल है ये 5 मंजिल का है साहब। कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का। जैसे मान लो ये पहली मंजिल हो गई, ये दूसरी मंजिल हो गई, ये तीसरी मंजिल हो गई, ये चौथी मंजिल हो गई, और ये हो गई इसकी 5वीं मंजिल। जयपुर का जो हवा महल है टोटल कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का। और इन 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है सब। पहली जो मंजिल है, इस पहली मंजिल का नाम है, सवाई प्रताप सिंह ने जब इसका निर्माण करवाया तो खुद के नाम पर इस पहली मंजिल का नाम रखा प्रताप मंदिर। क्या नाम रखा इसका? प्रताप। लेकिन इसका जो मुख्य नाम था वो था शरद मंदिर। क्या नाम था इसका? शरद मंदिर। और प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया तो खुद के नाम पर इस पहली मंजिल का दूसरा क्या नाम रखा था? प्रताप मंदिर। क्या नाम रखा था इसका? प्रताप मंदिर। लेब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया था इस बार ये कि हवा महल की प्रथम मंजिल का क्या नाम है, तो शरद मंदिर ऑप्शन में नहीं आया, तो उसमें आंसर क्या था? प्रताप मंदिर। तो आपको ध्यान रहे कि हवा महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर भी कहते हैं, तो हवा महल की पहली मंजिल को प्रताप मंदिर भी कहते हैं। दूसरी जो मंजिल है उसका नाम है रत्न मंदिर। क्या नाम है दूसरी मंजिल का? रत्न मंदिर। तीसरी जो मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंदिर। क्या नाम है उसका? विचित्र मंदिर। चौथी जो मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर। चौथी मंजिल का क्या नाम है? प्रकाश मंदिर। और हवा महल की जो 5वीं प्रमुख मंजिल है उसका नाम है दोस्तों हवा मंदिर। क्या नाम है उसका? हवा मंदिर। हवा महल 5 मंजिल का है और 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है। पहली का नाम शरद या प्रताप मंदिर, दूसरी का रत्न मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर, 5वीं का नाम है हवा मंदिर। प्रकाश मंदिर अलग है, प्रताप मंदिर अलग है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो हवा महल है, इस हवा महल के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है साहब। अब ऊंचाई अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हुई है, लेकिन एक टेंटेटिव संभावित एप्रोक्सीमेट जो ऊंचाई हम मानते हैं वो मानते हैं लगभग 86 या 87 फीट। इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है लगभग 86 या 87 फीट के लगभग मानी जाती है। ये 88 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है, तो लगभग है 86 या 87 फीट। इस हवा महल का जो वास्तुकार है, ये खूब आता है परीक्षा में प्रश्न। तो हवा महल का वास्तुकार है लालचंद उस्ताद। लालचंद उस्ताद। इस लालचंद उस्ताद को हवा महल का क्या माना गया है? वास्तुकार माना गया है। इसके अलावा हवा महल की जो आकृति है वैसे तो पिरामिड नुमा है, पिरामिड के आकार का ही है, लेकिन अपने राजस्थानी साहित्य के अनुसार इसे बताया जाता है श्री कृष्ण के मुकुट के समान। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी क्या मानी जाती है? आकृति मानी जाती है साहब। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की क्या मानी जाती है? आकृति मानी जाती है। ये जो हवा महल है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब इसका निर्माण किया गया तो निर्माण के दौरान बालू, पत्थर व चूने का प्रयोग किया गया था। जब इसका निर्माण हुआ तो निर्माण के दौरान बालू, पत्थर का व चूने का प्रयोग किया गया। तो निर्माण के समय बालू, पत्थर और चूने का प्रयोग हवा महल में किया गया था। इसके अलावा प्रश्न आता है सबसे प्रमुख कि ये जो हवा महल है इसमें खिड़कियां तो कितनी हैं और इस हवा महल में झरोखे कितने हैं। ठीक है, प्रश्न आता है कि हवा महल में खिड़कियां कितनी है और हवा महल में झरोखे कितने हैं। देखो झरोखा किसे कहते हैं? तो वेंटिलेशन को हम झरोखा कह सकते हैं। और खिड़कियां जो ज़्यादातर लगी हुई है वो काहे के अंदर लगी हुई है? झरोखों के अंदर लगी हुई है। हवा महल की एक विशेष बात है कि हवा महल में जो सर्वाधिक खिड़कियां हैं वो पूर्व दिशा की तरफ स्थित है। किस दिशा की तरफ स्थित है? पूर्व दिशा की तरफ। तो हवा महल में अगर खिड़कियों की संख्या पूछेगा तो 953 और झरोखों की संख्या पूछेगा तो 365। कुछ किताबों में 153 भी लिखा हुआ है, ये तो काट के सही करना है। खिड़कियों की संख्या 953 है और झरोखों की संख्या 365 है। ऐसा कहते हैं कि सवाई प्रताप सिंह ने 365 झरोखे इसलिए बनवाए क्योंकि एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं और रानी अगर डेली के डेली भी एक झरोखे में बैठेगी तो साल भर में दूसरे का नंबर नहीं आएगा। तो झरोखों की संख्या कितनी है? 365।
इसके बाद पीटीआई के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न ये पूछा गया कि इस हवा महल का जो अंतिम प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है, अंतिम प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अंतिम अगर पूछ लिया तो प्रथम भी पूछ सकता है कि हवा महल का जो प्रथम प्रवेश द्वार है उसे हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रहे, हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर। तो पहला प्रवेश द्वार तो कहलाता है शरद पोल। क्या कहलाता है, ये तो शरद पोल कहलाता है साहब। ठीक है, हवा महल का अंतिम प्रवेश द्वार तो कई लोग कहते हैं वापोल, गलत है, इसलिए तो परीक्षा में प्रश्न आता है। तो हवा महल का अंतिम प्रवेश द्वार है आनंद पोल। कौन सा पोल कहलाएगा दोस्तों, ये आनंद पोल कहलाएगा। तो हवा महल से जुड़ी हुई ये कुछ बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। बड़ा मुख्य डायग्राम है ये हवा महल का। वर्तमान दौर की परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्न है, कोटा वाला, पहली मंजिल वाला, अंतिम प्रवेश द्वार वाला। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। वास्तुकार का प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं कि हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसका निर्माण हुआ 1799 में और किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल तो जयपुर में, लेकिन हवा बंगला कहाँ स्थित है, तिजारा अलवर में। एक हवा महल जयपुर में तो एक हवा महल कोटा में। और राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहते हैं, खेतड़ी महल को, जो कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। जयपुर का हवा महल 5 मंजिल का है और 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, दूसरी का नाम है रत्न मंदिर, तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर और 5वीं का हवा मंदिर। हवा महल की जो ऊंचाई है लगभग 86 या 87 फीट। वास्तुकार है लालचंद उस्ताद। आकृति है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। निर्माण के समय बालू, पत्थर और चूने का प्रयोग किया गया। खिड़कियों की संख्या 953, झरोकों की संख्या 365। अंतिम प्रवेश द्वार तो कहलाता है आनंद पोल और प्रथम प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, इसका शरद पोल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो आगे की रूपरेखा हम पढ़ते हैं वो एक दुर्ग है साहब जयपुर में, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और वो जो दुर्ग है उसे हम कहेंगे जयगढ़ का किला, जयगढ़ दुर्ग। देखो छोटे छोटे दुर्ग है 2, जयगढ़ और नाहरगढ़, दोनों से जुड़ी हुई जो विशेष बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो पहला किला, पहला जो गढ़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जयगढ़। क्या विशेषता है क्या नहीं है वो सुनना है आपको ध्यान से। देखिए, सबसे पहली जो बात हम पढ़ते हैं जयगढ़ के बारे में, वो बात ये पढ़ते हैं दोस्तों कि ये जो जयगढ़ है, इस जयगढ़ के किले के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो जयगढ़ दुर्ग है, देखो ध्यान से समझना है, जयगढ़ दुर्ग। देखो दोस्तों, ये जो जयगढ़ दुर्ग है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो शुरू करवाया, वो निर्माण शुरू तो करवाया था मानसिंह प्रथम ने। इस दुर्ग का निर्माण शुरू किसने करवाया था, मानसिंह फर्स्ट ने। लेकिन इस दुर्ग का जो निर्माण पूरा करवाया वो करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। और मिर्जा राजा जयसिंह के निर्माण पूरा करवाने के बाद सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग की पुनः मरम्मत करवाई थी। और वर्तमान स्वरूप जो हम देखते हैं जयगढ़ दुर्ग का, वो किसके शासनकाल का देखते हैं, सवाई जयसिंह के शासनकाल का। सीधा प्रश्न आ जाए कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो सबसे मुख्य आंसर क्या आएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। अब देखिए, ये जो जयगढ़ दुर्ग है, कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक टीला था जिसे कहते हैं चीलों का टीला। जिसे हम क्या कहते हैं, चीलों का टीला। कहते हैं कि इस टीले का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। खुला क्षेत्र था जहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। तो ध्यान रहे कि चीलों का टीला जिस दुर्ग से संबंध रखता है वो कौन सा दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग। देखो दोस्तों, ये जो जयगढ़ दुर्ग है इसके बारे में मुख्य बात ये पढ़ते हैं कि ये जो जयगढ़ का किला है, जो विशेष टिप्पणी हम पढ़ते हैं वो विशेष टिप्पणी आती है कि इस जयगढ़ दुर्ग में एक तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है। तोप ढालने का
क्या स्थित है? कारखाना। इस जयगढ़ दुर्ग की सबसे मुख्य बात आती है कि इस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है। और ये जो तोप डालने का कारखाना लगवाया, ये मिर्जा राजा जयसिंह के काल में शुरू हुआ, सवाई जयसिंह के काल में पूरा हुआ। और इसी जयगढ़ दुर्ग में एक महत्वपूर्ण तोप पढ़ी जाती है, जेबाण तोप। अरे कौन सी तोप हम पढ़ते हैं? जेबाण तोप हम पढ़ते हैं साहब। कि जेबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। जेबाण तोप का कुछ मैटर है, कुछ विशेष बातें हैं जो परीक्षा में आती है। वो ये आती है कि ये जो जेबाण तोप है, इसको पहले तो पढ़ते थे विश्व की सबसे बड़ी तोप, फिर किताबों में छपने लगा कि एशिया की सबसे बड़ी तोप, अब किताबों में छपने लग गया कि भारत की सबसे बड़ी तोप। तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी तोप पूछे, एशिया की सबसे बड़ी तोप पूछे, या भारत की सबसे बड़ी तोप पूछे, भारत की सबसे बड़ी तोप, तो विश्व की, एशिया की, भारत की सबसे बड़ी जो तोप है वो कौन सी मानी गई है? जेबाण तोप। इस जेबाण तोप की लंबाई परीक्षा में पूछता है, तो लंबाई इसकी लगभग 18 से 20 फीट। इसकी लंबाई जो बताई गई है लगभग 18 से कितने फीट बताई गई है? 20 फीट। 18 से 20 फीट की इसकी लंबाई है। इसका जो वजन बताया जाता है वो बताया जाता है 50 टन। कितना टन बताया जाता है? 50 टन बताया जाता है। इसके अलावा सबसे मुख्य बात ये आती है कि इस तोप को केवल एक बार ही चलाया गया है, एक बार ही चलाया गया। और जब इस तोप को एक बार चलाया गया तो इसका गोला जाके गिरा था चाकसू में। इसका गोला कहाँ पे जाके गिरा था? चाकसू में। और चाकसू में जहाँ पर गोला जाके गिरा, वहीं पे एक तालाब बना हुआ है जिसे हम कहते हैं गोलेराव तालाब। अरे कौन सा तालाब कहते हैं उसे? गोलेराव तालाब कहते हैं। अब इसके पीछे की जो दंत कथा है वो सुनिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब इस तोप का निर्माण पूरा हो चुका था तो प्रयोग के लिए इसको चलाना था। तो इसको प्रयोग के लिए जब चलाया गया तो सब जो मुख्य बातें वो ये बताई जाती है कि साहब दो विशेष बातें थी कि जब इस तोप को चलाया गया तो इस तोप की ध्वनि इतनी तेज हुई कि 100-200 मीटर के एरिया में जितने भी लोग विद्यमान थे, जो मौजूद थे, उन सबके कानों के पर्दे फट गए। दूसरी बात, ऐसा कहते हैं कि जब तोप चलाते हैं तो तोप के अंदर बारूद का गोला डालते हैं और बत्ती को आग लगाते हैं, तो जब वो बारूद का गोला आगे जाता है तो आग की लपटें पीछे भी निकलती है। तो जब इसमें बारूद का गोला डाला गया, बत्ती को आग लगाई गई, तो बारूद का गोला तो आगे चला गया, तो कुछ आग की लपटें तो आगे निकली और कुछ आग की लपटें पीछे निकल गई। और जिन लोगों ने इस तोप को चलाया उनके कपड़ों में आग लग गई और वो यथास्थान पे जल के मर गए साहब। तो ऐसी तोप किस काम की है? जो दुश्मनों को मारने से पहले घर वालों को मारे हैं। इसलिए इस तोप को केवल कितनी बार चलाया गया है? एक बार चलाया गया है। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ। देखो, एक दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। निर्माण शुरू करवाया मानसिंह प्रथम ने, पूरा करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने। चीलों का टीला इसी से संबंधित है। तोप डालने का कारखाना पहली बार यहीं लगाया गया। जेबाण तोप इसी दुर्ग में है। विश्व की, एशिया की, भारत की सबसे बड़ी तोप है। लंबाई लगभग 18 से 20 फीट है। वजन 50 टन है। इस तोप को केवल एक बार ही चलाया गया। गोला जाके गिरा चाकसू में, जहाँ कौन सा तालाब बना हुआ है? गोलेराव तालाब। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। चलिए दोस्तों, दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि देखो दोस्तों, ये जो जयगढ़ दुर्ग है इसे हम कहते हैं जयपुर का संकट मोचक किला। ध्यान रहे, परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि जयपुर का संकट मोचक जो किला हम कहते हैं वो किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को। जयपुर का संकट मोचक किला। तो जयपुर का जो संकट मोचक किला कहा गया है वो किसे कहा गया है? जयगढ़ दुर्ग को कहा गया है। अब सुनिए विशेषताएं। देखो, ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये वर्तमान में पानी के विशाल टांकों के लिए फेमस है। पानी के विशाल टांकों के लिए फेमस। पानी के बड़े बड़े जो जल स्रोत बने हुए हैं, जो टाँके स्थित है, जल स्रोत को राजस्थानी भाषा में टाँका कहते हैं। कई सारे जल स्रोत है तो टाँके कह दिया। तो पानी के जो विशाल टाँके बने हुए हैं किस दुर्ग में बने हुए हैं? जयगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा ऐसा भी पढ़ा जाता है कि इस दुर्ग के दरवाजे
इस दुर्ग के जो दरवाजे थे वो दरवाजे हमेशा बंद रहते थे साहब, ध्यान रहे। ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के दरवाजे हमेशा क्या रहते थे, बंद रहते थे, इसलिए इस दुर्ग को हम रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं, रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं, ध्यान रहे। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब इसमें बहुत लंबी सुरंग बनी हुई है इसलिए इसको रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता ये भी पढ़ सकते हैं कि इस दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, इसलिए भी इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं, रहस्यमयी दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि 1975-76 में इंदिरा गांधी के काल में, 1975-76 में इंदिरा गांधी के काल में इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी साहब। इंदिरा गांधी के काल में दुर्ग की खुदाई करवाई गई, दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। तो 1975-76 में इंदिरा गांधी के काल में इस दुर्ग की क्या करवाई गई थी, खुदाई करवाई गई। इसके अलावा इसी दुर्ग में कई सारे कारागार और शस्त्रागार स्थित है, शस्त्रागार जिसे कहते हैं। तो कारागार और शस्त्रागार भी किस दुर्ग में बने हुए हैं, जयगढ़ दुर्ग में। कहते हैं कि इसी दुर्ग में सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई चिमाजी को, जिनका मूल नाम था विजय सिंह जी, उनको इस दुर्ग में बंदी बना के रखा था, इसलिए इस दुर्ग में एक उन्हीं के नाम से जेल बनी हुई है जिसे कहते हैं विजयगढ़ी जेल, विजयगढ़ी जेल। और ये जो विजयगढ़ी जेल है ये किस किले में स्थित है, जयगढ़ में। कहते हैं कि इसी किले में, इसी जेल में सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह जी को, चिमाजी को बंदी बना के रखा था, तो उन्हीं के नाम पर इस जेल का नामकरण क्या कर दिया गया, विजयगढ़ी जेल। और कहते हैं कि इसी किले में राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। राजनीतिक बंदियों का जो कारागार है, राजनीतिक बंदियों को जिस जेल में बंद करके रखा जाता था वो किस दुर्ग में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग में। तो सामान्य विशेष बातें आ गई यहाँ पे कि जयपुर का संकट मोचक किला पूछेगा तो जयगढ़ दुर्ग वर्तमान में पानी के विशाल टांकों के लिए फेमस है। ऐसा दुर्ग जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, इसलिए इस दुर्ग को हम कहते हैं रहस्यमयी दुर्ग। 75-76 में इंदिरा गांधी के काल में दुर्ग की खुदाई करवाई गई। इस दुर्ग में कई सारे कारागार और शस्त्रागार मौजूद है। एक प्रमुख जेल है विजयगढ़ी जेल, जो सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह के नाम पर रखी गई है। और इसी दुर्ग में राजनीतिक बंदियों को कैद करके रखा जाता था। तो राजनीतिक बंदियों का जो कारागार है वो भी कौन सा दुर्ग माना गया था, जयगढ़ दुर्ग। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, अगला जो हम पढ़ते हैं, जो मुख्य प्रश्न आता है, दूसरा जो गढ़ है जयपुर में, वो है नाहरगढ़ दुर्ग। वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई जो विशेष टिप्पणियां हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, और वो टिप्पणी आपको ध्यान से सुननी है। देखिए, अगला जो दुर्ग है यहाँ पर, वो दुर्ग है एक नाहरगढ़ दुर्ग। और ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इस नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में जो विशेषताएं हैं वो अब आपको सुननी है। देखिए, सबसे पहली विशेषता हम पढ़ते हैं कि नाहरगढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो था सुदर्शनगढ़। इस नाहरगढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, सुदर्शनगढ़। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम कुंडलियों के अनुसार बताया जाता है सुदर्शनगढ़। इस नाहरगढ़ दुर्ग के कई उपनाम हम पढ़ते हैं। पहला उपनाम हम इसे कहते हैं जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर की तरफ झांकता हुआ जो दुर्ग माना गया है वो किसे माना गया है, नाहरगढ़ को। दूसरा इसे हम कहते हैं जयपुर का मुकुटमणि। जयपुर का मुकुटमणि। तो जयपुर का जो मुकुटमणि हम कहते हैं वो किसे कहते हैं, नाहरगढ़ को। और इसी को हम कहते हैं जयपुर का पहरेदार किला। जयपुर का पहरेदार किला। तो जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग पूछे, जयपुर का मुकुटमणि पूछे, या जयपुर का पहरेदार किला पूछे, तो कौन सा करके आना है, नाहरगढ़ करके आना है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि इस दुर्ग का निर्माण, तो इस दुर्ग का निर्माण 1734 के आसपास हुआ
और निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सवाई जयसिंह ने करवाया साहब। ठीक है, ये जो नारगढ़ दुर्ग है, ये नारगढ़ जो नाम रखा गया, ये मुख्य प्रश्न है, तो ये नाम रखा गया नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि नाहर सिंह भोमिया जी की इच्छा नहीं थी प्राचीन काल में कि इस पहाड़ी पर, यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण हो, तो सुदर्शनगढ़ दुर्ग बन चुका था। नाहर सिंह भोमिया जी बार बार इस दुर्ग को पर आक्रमण करते, इसको यहाँ के शासकों को परेशान करते, तो नाहर सिंह भोमिया से अपना पीछा छुड़वाने के लिए सवाई जयसिंह ने उनसे आग्रह किया, उनसे विनती की कि ये एक परिसर दुर्ग बन चुका है, इसका जो है स्थायित्व जम चुका है, तो आपकी जो कर्मस्थली यहाँ विद्यमान थी, तो आपकी कर्मस्थली को भी दुनिया पढ़े, इसलिए सवाई जयसिंह ने इस किले के बाहर एक ऊंचा सा टीला बनाया, जिसे हम वर्तमान में नाहर सिंह जी का चबूतरा भी कहते हैं। और उसी नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण क्या रखा गया था? नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ जो नाम रखा गया किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? नाहर सिंह भोमिया के नाम पर। ये जो दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग, इस नाहरगढ़ दुर्ग की एक विशेषता आती है सबसे प्रमुख, कि आमेर के एक राजा हुए थे जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह कछवा सेकंड। ठीक है, और ये जो जगत सिंह कछवा सेकंड हुए थे, इनके एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूरी। इनकी एक प्रेमिका थी और प्रेमिका का क्या नाम था? रस कपूरी। और ऐसा कहते हैं कि इनकी जो प्रेमिका थी रस कपूरी, ये इनके शासन कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी। तो मंत्री परिषद के जो गणमान्य लोग थे वो इस प्रेमिका से नाराज थे, तो उन गणमान्य लोगों ने इस प्रेमिका का अपहरण कर लिया था सब, और अपहरण करके जिस दुर्ग में इसको बंदी बना के रखा, वो दुर्ग कौन सा था? नाहरगढ़। तो इसी दुर्ग में जगत सिंह कछवा सेकंड की प्रेमिका रस कपूरी को कैद करके रखा गया था। ठीक है, सबसे मुख्य जो प्रश्न आता है इस दुर्ग का, वो प्रश्न ये आता है कि इस दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने, इसी दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए, इसी दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। एक जैसे 9 महलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक जैसे जो 16 महल है वो तो आमेर दुर्ग में स्थित है, और एक जैसे जो 9 महल है वो किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये प्रश्न खूब परीक्षा में पूछा गया अब तक। तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। पासवान किसे कहते हैं? तो हम व्यवहारिक तौर पे कह सकते हैं कि ऐसी दासियां जिनके राजा के साथ निकटतम संबंध होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पासवान कहते हैं। और कहते हैं कि इसी नाहरगढ़ दुर्ग में एक महल, एक स्थान है जिसका नाम है माधवेंद्र महल। तो ये माधवेंद्र महल जो है ये भी सवाई माधो सिंह का महल था, और ये माधवेंद्र जो महल है ये भी किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ। देखो, नाहरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है सुदर्शनगढ़। इसके 3 प्रमुख नाम है: जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर का मुकुटमणि और जयपुर का पहरेदार किला। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। इसका नामकरण किया गया नाहर सिंह भोमिया के नाम पर। इसी दुर्ग में जगत सिंह कछवा सेकंड की प्रेमिका रस कपूरी को कैद करके रखा गया। इसी में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, और इसी में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है माधवेंद्र महल। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, अब आगे की परिचर्चा करते हैं। हवा महल के बारे में हमने पढ़ा, जयगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई बातें पढ़ी और नाहरगढ़ से जुड़ी हुई बातें पढ़ी। करंट जीके का एक प्रश्न जो आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों, एक तो सामान्य परिचर्चा तो यह है कि इस किले का निर्माण मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए करवाया गया था। और एक चर्चित में आता है एक चीज़, रोपवे। राजस्थान सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित जो सबसे लंबा रोपवे है वो यही लगेगा, नाहरगढ़ से लेकर कनक घाटी तक जयपुर में जो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनेगा। वर्तमान में राजस्थान का जो सबसे लंबा रोपवे है वो सुंदा माता के मंदिर में लगा हुआ है भीनमाल जालोर में, जो सन 2006 में लगाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर मानी जाती है। राजस्थान का दूसरा रोपवे जो लगा हुआ है
वो मनसा पूर्ण करणी माता के मंदिर में उदयपुर में लगा हुआ है, जो सन 2008 में लगाया गया, जिसकी लंबाई 387 मीटर मानी जाती है। राजस्थान का जो तीसरा प्रमुख रोपवे हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में जो लगा हुआ है, वो सन 2016 में लगा और उसकी जो लंबाई है वो लगभग 700 मीटर है। राजस्थान में और भी रोपवे हैं, जो वीर हनुमान जी का मंदिर है सामोद जयपुर, वहाँ भी रोपवे लगा हुआ है। लेकिन वर्तमान में करंट जीके के हिसाब से जो प्रमुख रोपवे हैं वो 2 रोपवे हैं जो चर्चित है, लगने से पहले ही चर्चित है। सबसे लंबा जो रोपवे लगेगा वो नाहरगढ़ से लेके कनक घाटी तक लगेगा जयपुर में, और जो सबसे ऊबड़ खाबड़ रोपवे लगेगा राजस्थान में वो लगेगा सुजानगढ़ चूरू में। तो ये कुछ करंट जीके की बातें हैं जो भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बार मैं बात कर रहा हूँ रोपवे की तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ध्यान रहे थोड़ा सा आपको। देखो दोस्तों, राजस्थान में जो प्रमुख रोपवे पढ़े जाते हैं वो 3 रोपवे पढ़े जाते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। राजस्थान में प्रमुखतया जो रोपवे पढ़े जाते हैं वो 3 रोपवे पढ़ते हैं। पहला जो रोपवे है वो तो लगा हुआ है रोपवे, पहला जो रोपवे है वो तो लगा हुआ है सुंदा माता के मंदिर में, और सुंदा माता का मंदिर है बीनमाल जालोर। पहला रोपवे सुंदा माता के मंदिर में लगा हुआ है और ये कहाँ स्थित है, बीनमाल जालोर। अच्छा, रोपवे क्या होता है जानते हो आप लोग? रोपवे किसे कहते हैं? तो जैसे मान लो दोस्तों, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पर मान लो कोई फेमस मंदिर बना हुआ है। इस पहाड़ी पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। अब जैसे इस पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है, श्रद्धालु इस मंदिर में आना चाहते हैं तो पहले इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर इस पे चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर इस पे चढ़ेंगे, और मंदिर में जाके दर्शन करके इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए वापस आएंगे। तो बड़ा दुविधाजनक प्रश्न हो गया ये। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया कि इन पहाड़ियों के ऊपर खंबे लगवा दिए साहब, ठीक है, और एक तार खींच के बंधवा दिया और लगा दिया उड़न खटोला कि बैठ के चल जाओ और बैठ के आ जाओ। तो हिंदी में तो कहते हैं उड़न खटोला और अंग्रेजी में से कहते हैं रोप वे। तो पहला रोप वे सुंदा माता जो बीनमाल जालोर में लगा हुआ है, ये लगा था सन 2006 में, और इसकी जो लंबाई है लगभग 800 मीटर। कितनी लंबाई इसकी? लगभग 800 मीटर। दूसरा जो रोप वे लगा राजस्थान में वो लगा हुआ है मनसा पूर्ण करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता के मंदिर में। ध्यान रहे, करणी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो तो देशनोक बीकानेर में स्थित है, लेकिन ये जो मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर है ये उदयपुर में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर जो रोपवे लगा वो लगा सन 2008 में, और इसकी जो लंबाई है वो है 387 मीटर। इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? 387 मीटर। और तीसरा जो रोपवे लगा वो लगा हुआ है सावित्री मंदिर, और ये जो सावित्री मंदिर है ये सावित्री मंदिर है पुष्कर अजमेर में। कहाँ स्थित है ये? पुष्कर अजमेर। और ये जो रोपवे लगा हुआ है सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में, ये लगाया गया था सन 2016 में, और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 700 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी? लगभग 700 मीटर। इसके बाद करंट जीके के हिसाब से जो सबसे लंबा रोपवे लगेगा राजस्थान में वो लगेगा कनक घाटी से नाहरगढ़ तक, कनक घाटी से नाहरगढ़ तक लगेगा साहब ये, और ये लगेगा जयपुर में। जो सबसे लंबा रोपवे बनेगा, बना नहीं है, बनेगा। और एक रोपवे राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊबड़ खाबड़ रहेगा, सबसे डरावना जो रोपवे बनेगा वो बनेगा साहब सुजानगढ़ चूरू में। तो रोपवे से जुड़ी हुई ये कुछ बातें हैं जो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे लंबा रोपवे जो राजस्थान में है वो सुंदा माता के मंदिर में बीनमाल जालोर में सन 2006 में लगा था, 800 मीटर जिसकी लंबाई है। दूसरा रोपवे मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर सन 2008 में लगा, लंबाई है 387 मीटर। तीसरा है सावित्री मंदिर जो पुष्कर अजमेर में लगा हुआ है, सन 2016 में लगा, जिसकी लंबाई है 700 मीटर। और वर्तमान में बजट में प्रस्तावित सबसे लंबा रोपवे कनक घाटी से नाहरगढ़ तक, और ऊबड़ खाबड़ जो रोपवे लगेगा वो लगेगा सुजानगढ़ चूरू में। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों अब आगे की चर्चा करते हैं। जयपुर में कुछ प्रमुख मंदिर बने हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले देखिए, देखो दोस्तों, जयपुर में एक मंदिर है जो बड़ा प्रमुख मंदिर है, और वो मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? गोविंद देव जी का मंदिर। ध्यान से सुनना है।
जयपुर में एक प्रमुख मंदिर है, नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। और ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये स्थित है जयपुर में। सबसे पहली विशेष बात देखो, गोविंद देव जी को जो है वो जयपुर के आराध्य देवता माना जाता है। जयपुर के आराध्य देव जो हैं वो कौन से हैं दोस्तों? गोविंद देव जी। जयपुर नगर के जो आराध्य देव है गोविंद देव जी है। ये जो गोविंद देव जी है दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण जिस राजा ने करवाया, क्या नाम था उसका? सवाई जय सिंह। ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये वर्तमान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है साहब। किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले मुख्यतया 3 संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर। देखो, गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस मंदिर में कछवा राजाओं का राज तिलक किया जाता है। इसी मंदिर में कछवा राजाओं का क्या किया जाता है? राज तिलक। हमने पढ़ा था कदमी महल आमेर दुर्ग में। तो जब गोविंद देव जी का मंदिर नहीं बना था उससे पहले तो जो राज तिलक होता था वो कदमी महल में होता था, आमेर दुर्ग में। लेकिन गोविंद देव जी का मंदिर जब बना तो उसके बाद कछवा राजाओं का जो राज्याभिषेक होने लगा वो किस मंदिर में होने लगा? गोविंद देव जी के मंदिर में होने लगा। इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी साहब। कहाँ से लाई गई थी मूर्ति? वृंदावन से लाई गई। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है कि राजस्थान में भगवान कृष्ण की जितनी भी प्रमुख मूर्तियां हैं वो ज़्यादातर कहाँ से लाई गई है? वृंदावन से। तो गोविंद देव जी की मूर्ति भी कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई। गोविंद देव जी का जो सत्संग भवन है, नया जो सत्संग भवन बना है, ये सत्संग जो भवन है ये विश्व का सबसे बड़ा, गोविंद देव जी का सत्संग भवन है ये विश्व का सबसे बड़ा बिना खंभों वाला सत्संग भवन है। विश्व का सबसे बड़ा बिना खंभों वाला जो सत्संग भवन बना है वो गोविंद देव जी का सत्संग भवन है। और इस सत्संग भवन का नाम जो दर्ज है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। ध्यान रहे, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई नाम दर्ज होता है तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है, और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई नाम दर्ज होता है तो वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव है। मंदिर बनवाया सवाई जय सिंह ने। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। कछवा राजाओं का राज तिलक होता है। मूर्ति वृंदावन से लाई गई। और सत्संग भवन जो है विश्व का सबसे बड़ा बिना खंभों वाला सत्संग भवन है जिसका नाम काई में दर्ज है? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस जयपुर में कुछ और प्रमुख मंदिर बने हुए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जयपुर में एक प्रमुख मंदिर है मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर। देखिए, जयपुर में एक प्रमुख मंदिर है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर। और ये जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, ऐसा पढ़ा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो माधो सिंह प्रथम ने करवाया था साहब। किसने करवाया था? माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। ये जो मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है इसके बारे में एक मुख्य बात ये पढ़ी जाती है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर जिसमें गणेश जी के साथ 2 रिद्धि और 2 सिद्धि की मूर्तियाँ स्थित है। 2 रिद्धि की और 2 सिद्धि की मूर्तियाँ स्थित है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियों के नाम है। तो एक रिद्धि सिद्धि की मूर्तियाँ तो वहीं लगी हुई है जहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थित है, लेकिन एक थोड़ी सी आगे रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा और लगी हुई है। तो ऐसा पढ़ा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर जिसमें गणेश जी के साथ 2 रिद्धि और 2 सिद्धि की मूर्तियाँ स्थित है वो कौन सा मंदिर है? मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसके अलावा
यहीं पास में एक मंदिर बना हुआ है सिद्धेश्वर या जागेश्वर महादेव का मंदिर, सिद्धेश्वर या जागेश्वर महादेव का मंदिर। और ये सिद्धेश्वर या जागेश्वर महादेव का मंदिर है, ये भी यही है, जयपुर में है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता भी माधो सिंह प्रथम को माना जाता है, माधो सिंह फर्स्ट। और ये पढ़ा जाता है कि साहब ये जो सिद्धेश्वर या जागेश्वर महादेव का मंदिर है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जो आम जनता के लिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर जो आम जनता के लिए वर्ष में केवल एक बार खुलता है, आम जनता के लिए वर्ष में केवल एक बार खुलता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर सिद्धेश्वर या जागेश्वर महादेव का मंदिर है जो आम जनता के लिए वर्ष में केवल कितनी बार खुलता है, एक बार खुलता है। ये भी कहाँ स्थित है, जयपुर में। यहीं पे एक मंदिर है शिला देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है साहब, हमने पढ़ा था आमेर दुर्ग में, शिला देवी का मंदिर। और ये जो शिला देवी का मंदिर है, ये भी जयपुर का प्रमुख मंदिर है। बात करें तो शिला देवी के मंदिर में बारे में पढ़ा जाता है कि शिला देवी कछवा राजवंश की आराध्य देवी, कछवा राजवंश की क्या मानी गई दोस्तों, आराध्य देवी। अरे कछवा राजवंश की कुल देवी तो जमुआई माता है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, लेकिन कछवा राजवंश की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है, शिला देवी। ये जो शिला देवी है, इसके बारे में पढ़ा जाता है कि शिला देवी की मूर्ति मानसिंह प्रथम लेकर आया था साहब। और शिला देवी की जो प्रतिमा है, ये मानसिंह प्रथम जो लेकर आया, ये मानसिंह प्रथम शिला देवी की प्रतिमा लेकर आया था जस्सोर नामक स्थान से। जब बंगाल अभियान पे गया तो जस्सोर के राजा केदार को पराजित करके शिला देवी की प्रतिमा मानसिंह प्रथम कहाँ लेकर आया था, आमेर। देखो एक दंत कथा ये चलती है कि मानसिंह ने बंगाल अभियान के दौरान जस्सोर के केदार पर कई बार आक्रमण किया था, लेकिन केदार को एक वरदान मिला हुआ था कि जब तक इसके साम्राज्य में, इसकी राजधानी क्षेत्र में ये जो शिला देवी की प्रतिमा है, जब तक ये स्थित रहेगी, इसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो मानसिंह को जब इस बात का पता चला तो मानसिंह ने वहाँ के पुजारियों से साठगांठ की और साठगांठ के माध्यम से साम दाम दंड भेद करवा के जस्सोर के केदार को पराजित कर दिया। तो केदार ने गुस्से में आकर शिला देवी की मूर्ति को नदी में फेंकवा दिया था और मानसिंह के सेनापति उस मूर्ति को नदी में से ढूंढ के लेकर आते हैं और मानसिंह को सुपुर्द करते हैं। तब मानसिंह उस प्रतिमा को आमेर लेकर आता है और स्थापित करवाता है, और वही देवी क्या कहलाती है, शिला देवी कहलाती है। तो मूर्ति मानसिंह प्रथम जस्सोर से केदार को पराजित करके कहाँ लेकर आया था, आमेर लेकर आया था। ये जो शिला देवी है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि शिला देवी की जो प्रतिमा है वो है अष्टभुजी, 8 भुजाओं वाली। शिला देवी की प्रतिमा कैसी है दोस्तों, अष्टभुजी है, 8 भुजाओं वाली। शिला देवी जो है, इनके बारे में पढ़ा जाता है कि शिला देवी का जो मेला लगता है वो लगता है नवरात्रों में। शिला देवी का मेला कब लगता है, नवरात्रों में लगता है साहब। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है कि राजस्थान में लोक देवताओं के सर्वाधिक मेले तो बाद में लगते हैं, और राजस्थान में लोक देवियों के सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो नवरात्रों में लगते हैं। और मुख्य नवरात्रे 2 बार आते हैं, चैत्र में और आश्विन में। ठीक है, दोनों बार नवरात्रे आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो चैत्र के नवरात्रों में भी लगता है और आश्विन के नवरात्रों में भी लगता है। तो राजस्थान की वह देवी शिला देवी है जिसकी प्रतिमा अष्टभुजी है और मेला कब लगता है, नवरात्रों में। और भी कई देवियाँ हैं, करणी माता, जीर्ण माता, सबके मेले नवरात्रों में लगते हैं। तो वर्ष में कितनी बार लगते हैं, मुख्यतया 2 बार लगते हैं। इसके अलावा शिला देवी के बारे में पढ़ा जाता है कि देवी के मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है साहब। देवी के मंदिर में क्या चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है, सब पढ़ा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2.5 प्याले शराब के तो वर्तमान में चढ़ते हैं भवाल माता के, जो कहाँ स्थित है, नागौर में। इसके अलावा ये भी पढ़ा जाता है कि शिला देवी के मंदिर में 2 तरह का चरणामृत दिया जाता है। कितने तरीके का चरणामृत दिया जाता है, 2 तरीके का चरणामृत दिया जाता है। एक तो सादा जल और एक सादा जल प्लस शराब। तो दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर जयपुर में है, माधो सिंह प्रथम ने बनवाया। एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर जिसमें गणेश जी के साथ 2 रिद्धि
और 2 सिद्धि की प्रतिमाएं स्थित है। सिद्धेश्वर या जागेश्वर महादेव का मंदिर भी जयपुर में है, इसका निर्माण भी माधो सिंह प्रथम ने करवाया। और एकमात्र ऐसा शिव मंदिर जो आम जनता के लिए वर्ष में केवल कितनी बार खुलता है? 1 बार। और ये जिस दिन खुलता है वो त्यौहार कौन सा होता है? महाशिवरात्रि। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के दिन आम जनता के लिए इसको वर्ष में 1 बार खोला जाता है। शिला देवी का मंदिर जो है जयपुर में स्थित है, आमेर दुर्ग में बना हुआ है। कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। मूर्तिमान सिंह प्रथम बंगाल अभियान के दौरान जसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके लाया था। प्रतिमा अष्टभुजी है। मेला नवरात्रों में लगता है। मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है और मंदिर में 2 तरीके का चरणामृत वितरित किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो जयपुर जिले का एक और मंदिर है जो बड़ी प्रमुखता से पूछा जाता है, और वो जो मंदिर है दोस्तों, वो मंदिर है शीतला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है वो? शीतला माता का मंदिर। उसके बारे में भी सुनिए आप ध्यान से, देखिए दोस्तों। बात करते हैं अगला जो मंदिर है जयपुर जिले का प्रमुख शीतला माता का मंदिर, उसके बारे में देखिए। एक मंदिर है शीतला माता का मंदिर, और शीतला माता का जो मंदिर है ये मंदिर है सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर। तो ये मंदिर शीतला माता का सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में स्थित है। सबसे पहला प्रश्न है कि शीतला माता के कई उपनाम हैं। शीतला माता को एक तो हम कहते हैं चेचक की देवी। क्या कहते हैं इनको? चेचक की देवी कहा जाता है साहब। एक इसे कहते हैं महामाई। क्या कहते हैं शीतला माता को? महामाई। एक शीतला माता को कहते हैं छोटी माता। क्या कहते हैं इसे? छोटी माता। एक इसे कहते हैं बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका। ठीक है, बच्चों की संरक्षिका भी किसे कहते हैं? शीतला माता को। एक इसे हम कहते हैं बोदरी की देवी। बोदरी की देवी। तो ये सारे जो लोकप्रिय नाम हैं किस लोक देवी से संबंध रखते हैं? शीतला माता से। शीतला माता से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रमुख प्रश्न आता है कि शीतला माता जो है राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। जिसकी किस रूप में पूजा की जाती है? खंडित रूप में पूजा की जाती है, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है शीतला माता जिसके खंडित रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके अलावा शीतला माता का जो मंदिर है ये सवाई माधो सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया था? ये सवाई माधो सिंह ने बनवाया साहब। शीतला माता के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस सील की डूंगरी पर कछवा राजवंश के राजाओं द्वारा बैलगाड़ियों की दौड़ करवाई जाती थी, और जब सील की डूंगरी पर इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा था तो सवाई माधो सिंह के मन में एक विचार आया कि क्यों न यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तो सवाई माधो सिंह ने यहाँ पर कौन सा मंदिर बनवाया? शीतला माता का मंदिर। ध्यान रहे, शीतला माता का सबसे प्राचीन मंदिर जो बना हुआ है राजस्थान में, वो सबसे प्राचीन मंदिर तो बना हुआ है गोगुंदा में, और गोगुंदा है उदयपुर में। शीतला माता का राजस्थान में सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? गोगुंदा, उदयपुर में। ये जो शीतला माता है, इस शीतला माता के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखो, शीतला माता का जो वाहन है वो तो माना गया है गधा। शीतला माता की जो पुजारी है वो है कुमार जाति के लोग। किस जाति के लोग है? कुमार जाति के लोग। और शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह माना गया, वो प्रतीक चिन्ह माना गया मिट्टी की कटोरियाँ अर्थात दीपक। मिट्टी की कटोरियाँ अर्थात किसे माना गया है? दीपक को। तो शीतला माता का वाहन तो है गधा, पुजारी है कुमार, और प्रतीक चिन्ह जो है मिट्टी की कटोरियाँ अर्थात दीपक। अब पुजारी कुमार है तो शीतला माता को कुमारों की आराध्य देवी माना जाता है। कुमारों की आराध्य देवी कौन सी माता को माना जाता है? शीतला माता को माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि शीतला माता का जो मेला आयोजित होता है वो मेला लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण
अष्टमी को लगता है साहब ये मेला, और इसी को हम कहते हैं शीतलाष्टमी। इसी को हम क्या कहते हैं? शीतलाष्टमी कहते हैं। और सबसे मुख्य बात कि साहब देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बाशोड़ा। जिसे हम क्या कहते हैं? बाशोड़ा कहते हैं। तो ये सारी विशेषता किस लोक देवी से संबंधित हो गई? शीतला माता। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। कई मुख्य उपनाम है: चेचक की देवी, महामाई, छोटी माता, बच्चों की सुरक्षिका, बोगद्री की देवी। इसके अलावा राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है। मंदिर बनवाया सवाई माधो सिंह ने। प्राचीन मंदिर गोगुंदा उदयपुर में है। वाहन गदा है, पुजारी कुमार है, प्रतीक चिन्ह मिट्टी की कटोरियाँ अर्थात दीपक। कुमारों की आराध्य देवी माता को कहते हैं। मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं। और देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाशोड़ा कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो दोस्तों, जयपुर नगर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ी। और भी कई छोटी मोटी बातें हैं। जयपुर में सिटी पैलेस है, जिसे हम चंद्रमहल कहते हैं। जलमहल जयपुर में बना हुआ है। बिड़ला मंदिर जयपुर में बना हुआ है। जयपुर का जो चिड़ियाघर है, जयपुर का जो चिड़ियाघर है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है। जयपुर के बारे में पढ़ा जाता है कि जयपुर का जो जंतुआलय है वो देश का पहला ऐसा जंतुआलय है जो घड़ियाल प्रजनन के लिए फेमस हुआ था। तो ये कई बातें हैं जो अलग अलग क्षेत्र से संबंध रखती है और किस नगर से जुड़ी हुई है दोस्तों? जयपुर से। जयपुर के बारे में मुख्य बात ये पढ़ते हैं कि जयपुर को गुलाबी रंग से जो रंगवाया वो 1876 में राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। दोस्तों, ये प्रश्न खूब आता है कि जयपुर को गुलाबी रंग से जो रंगवाया वो 1876 में राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। ऐसा कहते हैं कि उस समय प्रिंस वेल्स वगैरह भारत आए थे, तो उनके आगमन पर जयपुर को किस रंग से रंगवाया गया था? गुलाबी रंग से। वास्तविकता तो यह है कि जयपुर प्राचीन काल में गेरवे रंग से रंगा हुआ था। गेरवा रंग का मतलब ईंट का कलर, और आज भी गेरवे रंग से रंगा हुआ है। लेकिन जब अंग्रेजी साहित्यकार स्टेंडरी ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में ये बात लिखी कि राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गेरवे रंग से रंगवाया, तो उसने गेरवे की जगह जो वर्ड काम में लिया वो पिंक वर्ड काम में लिया। और जब अन्य साहित्यकारों ने उस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया तो हम तो पिंक का मतलब एक ही समझते हैं, गुलाबी। तो इस प्रकार गेरवे से गुलाबी बना। तो प्रश्न आ जाए कि गुलाबी शहर कौन सा है, गेरवा शहर कौन सा है, तो कौन सा है? जयपुर। और गेरवा शहर, गुलाबी शहर जो रंगवाया वो रंगवाया राम सिंह सेकंड ने। तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल भी स्थित है। तो ये कई अन्य छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो जयपुर नगर से संबंध रखती है। और जयपुर नगर से संबंधित जो विशेष गतिविधियां थी जिनसे संबंधित प्रश्न स्थापत्य कला के अंतर्गत पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हमने पढ़ी। और जयपुर से जुड़ा हुआ प्रश्न इसलिए भी मुख्य है, इसलिए भी आ सकता है क्योंकि जयपुर में जंतर मंतर पहली ऐसी इमारत जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। और हाल ही में 6 जुलाई 2019 को जयपुर नगर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो जयपुर से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो वर्तमान की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितने भी प्रश्न जयपुर नगर से संबंधित मुख्य बन सकते थे वो मैंने आपको इस मंच के माध्यम से पढ़ाया। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तसल्ली से, आराम से, समायोजित तरीके से यथा समय इन क्लासों को पढ़ते रहिए, अपनी स्पेशल नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों, जयपुर से संबंधित जो विशेष बातें थी वो हमने पढ़ी। आगे का जो टॉपिक है, नया टॉपिक, वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।